हेलो बच्चों, तो आज है जैव प्रक्रम का तीसरा क्लास। पहला क्लास में भी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, दूसरा क्लास में भी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। सिर्फ सीखा ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें हमारे सामने आया था जिसको पहली बार हम लोगों ने अनुभव किया था, जाना था। ठीक है, वैसे ही आज भी कुछ ऐसी चीजें बताएंगे आपको, आपको लगेगा अरे ऐसा भी होता है। जैसे एक चीज है, जैसे पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पर मैं अगर बोलूं आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा भी छोड़ता है, ऑक्सीजन जैसे हम लोग लेते हैं वैसे पेड़ पौधा भी ऑक्सीजन लेता है, तो क्या आप बिलीव करोगे? जी हाँ, ये बात सत्य है। इतने दिनों से क्लास 9 तक या फिर 8 तक हम लोगों ने सीखा है कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ता है और वही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पेड़ पौधा लेता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने अब तक जाना था, लेकिन आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि पेड़ पौधा भी ऑक्सीजन लेता है और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है जैसे हम लोग छोड़ते हैं। बहुत अचंभव वाला बात है ना, बट ये सत्य है। यानी आज की वीडियो में पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा टारगेट है 95% लाना, यानी साइंस में 95% से ज्यादा मार्क्स लाना हमारा टारगेट है। अगर आपका भी टारगेट है तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपका टारगेट कितना है। 95% से ज्यादा ही टारगेट रखिएगा, नीचे मत रखिएगा। और जो भी नए स्टूडेंट है उनको हम बताना चाहते हैं कि ये जो यूट्यूब चैनल है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ाई होता है। कभी भी यहाँ पर आप लोगों से एक भी रुपया पढ़ाने का नहीं मांगा जाएगा, पढ़ाने का एक भी रुपया नहीं मांगा जाएगा। और साथ ही साथ ये जो पीपीटी है, पीडीएफ है, नोट्स है, ये जितने भी हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे, ये सारी चीजें, उसका भी एक रुपया नहीं लगेगा। हम आपका जो टेस्ट लेंगे उसका भी एक रुपया नहीं लगेगा। हम अपने तरफ से जो मॉडल सेट देंगे उसका भी एक भी रुपया नहीं लगेगा। यानी हम हमारे तरफ से पढ़ा भी रहे हैं, ये जो नोट्स है ये भी दे रहे हैं, उसी के साथ साथ टेस्ट भी फ्री में लेंगे, उसी के साथ साथ मॉडल सेट, गेस्ट पेपर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे जो हमारे पास है वो वाला। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग, हम लोग एक एक करके समझाएंगे, एक एक करके जानेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें 15,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है। 10,000 हमारा ड्रीम था, टारगेट था, 10 के कंप्लीट हो चुका है। उसके लिए आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। इतना ज्यादा धन्यवाद, इतना ज्यादा खुश है हम, क्या बताएं आपको। ठीक है, जब भी आप समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ भलाई करते हो तो आपके साथ भी भलाई ही होता है, हमने फाइनली मान लिया। क्योंकि इतना दिन तक हमने अच्छे ढंग से कोर्स नहीं लाया था, तब तक हमारा सब्सक्राइबर थोड़ा कम था। जैसे ही हमने खुद से कुछ अच्छा करना चाहा तो ऑटोमेटिकली हमारे साथ भी अच्छा होने लगा। यानी जैसे ही हमने ये अनाउंस किया कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे तो तुरंत सब्सक्राइबर 10,000 तक पहुंच गया। यानी आप लोगों का प्यार मिल गया, इसीलिए अब और भी ज्यादा कुछ करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई शुरुआत करते हैं। और ये जो 15,000 का टारगेट है इसे आप लोग मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक क्या है? श्वसन। हमारा टॉपिक क्या है? श्वसन। श्वसन पढ़ाने से पहले आप लोगों से एक सवाल है मेरा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, श्वसन का अर्थ क्या होता है? क्या हवा को लेना यानी ऑक्सीजन को लेना ही श्वसन है? क्या इसके अलावा भी कुछ श्वसन होता है? श्वसन की पूरी क्रिया क्या है? क्या सिर्फ ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना ही श्वसन है? अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि श्वसन क्या है आप लोग यहां पे समझिए। सबसे पहले श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन किसे कहते हैं, क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग श्वसन तो पढ़ेंगे, श्वसन कितने प्रकार के हैं ये भी पढ़ेंगे, जलीय जीवों में कैसे श्वसन होता है वो भी पढ़ेंगे, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन दोनों पढ़ेंगे। यानी ए टू जेड श्वसन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। अलग अलग जीवों में भी श्वसन कैसे होता है, कौन नाक से श्वसन लेता है, सांस लेता है, कौन गलफड़ा से सांस लेता है, कौन त्वचा से भी, कोई कुछ कुछ जीव होता है जो त्वचा से भी सांस लेता है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बस बने रहिए, मजा ना आए तो कहना। सबसे पहले श्वसन को जान लेते हैं। श्वसन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं, सम्मिलित रूप से यानी बहुत सारी क्रियाओं को मिला दीजिए, बहुत सारी, एक क्रिया, दो क्रिया, तीन क्रिया, चार क्रिया, इन सब को मिला दीजिए तब जाके श्वसन बनता है। अब ये सारी क्रिया कौन कौन सी है आइए बताते हैं। जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करना, पहला ऑक्सीजन को ग्रहण करना कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। यानी ऑक्सीजन को नाक से ले लिए, ऑक्सीजन नाक से ले लिए और शरीर के जो विभिन्न कोशिकाएं हैं वहां तक पहुंचाते हैं। एक क्रिया हुआ। जहां इसका उपयोग, इसका मतलब ऑक्सीजन का उपयोग कोशिका ईंधन, कोशिका का ईंधन क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज मतलब C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज। ठीक है,
हमारे कोशिका में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर के कोशिका तक पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाता है, कोशिका तक। कोशिका में ऑलरेडी क्या होता है, ग्लूकोज होता है, C6H12O6 ऑलरेडी होता है, और जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे पहुंच जाता है। यानी ग्लूकोज के साथ C6H12O6 इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी मिल जाता है। क्या हो जाता है, मिल जाता है। यानी ये दोनों मिलकर रिएक्शन करता है। क्या करता है, कैसे क्या होता है, आइए बताते हैं। का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा यानी एटीपी, यानी हमारे शरीर के जो कोशिका है, कोशिका में ऑलरेडी क्या होता है, ग्लूकोज होता है। हमारे बॉडी के जितने भी कोशिका होता है उसमें ऑलरेडी क्या होता है, ग्लूकोज होता है। उस ग्लूकोज में ऑक्सीजन कैसे जाता है, जब हम लोग सांस लेते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है। कहां पे जाता है, यहाँ से फेफड़ा से होते हुए पूरा, देखिए जब भी हम लोग सांस लिए तो सांस इधर से होके फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा में रक्त के साथ ऑक्सीजन मिलके हमारे कोशिका तक चला जाता है, और कोशिका में ऑलरेडी क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज और ये जो ऑक्सीजन है दोनों मिलके क्या बनाएगा, बहुत चीजें बनाता है, लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या है, एटीपी है। एटीपी क्या होता है, ऊर्जा होता है। एटीपी क्या होता है, ऊर्जा होता है। एटीपी क्या होता है, ऊर्जा होता है। ठीक है, यानी ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलके एटीपी बनाता है, यानी ऊर्जा बनाता है। जिस ऊर्जा से हम लोग बात कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, आप लोग देख रहे हो, शरीर का जितना भी एनर्जी है यही एटीपी से मिलता है। बुझाइल 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 तो एगो लाइक एगो सब्सक्राइब कर दी हलो। चलिए देखिए, एटीपी का उत्पादन किया जाता है तथा इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं से शरीर बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी इसी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। यानी ये जो क्रिया होता है, क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलता है। ऑक्सीजन का लेना, शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना, सुनिएगा कितना बड़ा क्रिया मिलकर श्वसन होता है। सिर्फ सांस लेना ही श्वसन नहीं होता है। हम लोग क्या समझते थे कि सांस ले लिए श्वसन हो गया, नहीं बाबू, ऐसा नहीं होता है। देखिएगा, लास्ट बार समझा रहे हैं। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन ले लिए, अब ये ऑक्सीजन धीरे धीरे फेफड़ा में जाएगा, फेफड़ा में जाके रक्त के साथ मिलके हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन नाम का चीज होता है रक्त में, वो ऑक्सीजन को पकड़ के अपने साथ अलग अलग कोशिकाओं तक फैला देता है। और कोशिका में पहले से ही क्या होता है, ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है। तो ऊर्जा अपने पास रख लेता है, अपने बॉडी के विभिन्न हिस्से तक पहुंचा देता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको फिर से हमारे नाक के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो ये जो पूरा घटना हो रहा है, पूरा जो क्रिया हो रहा है, ये पूरा का पूरा क्रिया ही क्या कहलाएगा, हमारा श्वसन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, श्वसन कहलाएगा। समझ में आई, समझ में आई। अगर आपको बायोलॉजी समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए मैथ और बाकी का सब्जेक्ट आपको गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, क्योंकि हम बायोलॉजी के ओरिजिनल टीचर नहीं है। हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ। तो सोचिए कि फेवरेट सब्जेक्ट मैथ होने के बावजूद भी आपको हम बायोलॉजी में इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं, तो मैथ का क्या हाल करेंगे। मैथ का एक एक पुर्जा पुर्जा फाड़ फाड़ के अलग कर देंगे। बस आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और रही बात बायोलॉजी का, बायोलॉजी में आपको एहसास नहीं होने देंगे कि हम बायोलॉजी के टीचर नहीं, मैथ के टीचर हैं। आपको कभी ऐसा अनुभव ही नहीं होगा कि हम बायोलॉजी के टीचर हैं या मैथ के टीचर हैं। आपको कभी ऐसा एहसास ही नहीं होगा, क्योंकि हम अपने ऑफलाइन कोचिंग में ऑल सब्जेक्ट अकेला पढ़ाते हैं, ऑल सब्जेक्ट अकेला पढ़ाते हैं। और सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, रिजल्ट भी हमारे यहाँ से बहुत ही अच्छा आता है। आप बोलोगे गुरुजी आप तो पढ़ाते हो तो रिजल्ट कैसा आता होगा। रिजल्ट भी बहुत बढ़िया बढ़िया आता है, 80% 85% अच्छा खासा नंबर आता है। ठीक है, इस साल भी एग्जाम देके आया है, इस साल भी देखिएगा बहुत अच्छा अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि आप भी अच्छा खासा नंबर लाओ, 85%, 90%, 95% ऐसा मार्क्स लाओ आप लोग। समझ में आई। तो टेंशन मत लीजिए, अगर आपके ये बड़े भैया है तो आपका एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। रही बात आपको ये जो अलग अलग पार्ट में हम लोग क्लास ले रहे हैं, इसका एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके एक दिन धीरे धीरे ज्यादा करेंगे। सोचिए एक दिन आपको 1 लड्डू दिए, दूसरा दिन 2 लड्डू दिए, तीसरा दिन 3 लड्डू दिए, तो कितना मजा आएगा। और एक ही बार में 100 लड्डू दे दिए तो एक ही दिन में खा के आप लोग मन ही नहीं करेगा उसके बाद लड्डू खाने का। बुझाए। ठीक है, चलिए इस प्रकार से श्वसन आप लोग समझ गए। यानी श्वसन सिर्फ सांस लेना और छोड़ना ही नहीं है, बल्कि पूरा क्रिया होता है। श्वसन द्वारा ही हमें ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा ऊर्जा किस रूप में मिलता है हमारे शरीर में, एटीपी के रूप में, एटीपी अणु के रूप में। चलिए ये रहा इंग्लिश मीडियम के लिए एक चित्र, जिसको समझना है अलग अलग पार्ट्स के बारे में, तो आप लोग देख लीजिएगा अलग अलग पार्ट्स है। लंग्स कौन सा है, लंग्स यानी फेफड़ा, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स। अच्छा आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हालांकि आगे जाके आपको बताएंगे। हमारे पास दो फेफड़ा होता है। कितना फेफड़ा होता है, 2 फेफड़ा होता है। क्या दोनों फेफड़ा बराबर होता है या फिर एक छोटा एक बड़ा होता है, पहला क्वेश्चन। अगर एक छोटा एक बड़ा है तो कौन सा छोटा है कौन बड़ा है। अगर बराबर है
तो भी बताइएगा, अगर बराबर नहीं है तो भी बताइएगा। अगर बड़ा लगता है कि आपको कोई बड़ा है कोई छोटा है तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके सवालों का जवाब हम जरूर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए हिंदी मीडियम के लिए भी अलग अलग करके हम रखे हैं, हिंदी मीडियम वाला भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में चर्चा होगा, फिलहाल एक समझाने के लिए रखे हैं। हमारा जो श्वसन होता है, श्वसन का अगर रासायनिक फॉर्मूला यानी सूत्र अगर पूछ दे आपसे, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले क्लास या दूसरे क्लास में, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण को बताएं, तो हम लोगों ने आपको बताया था। अब बात आता है प्रकाश संश्लेषण को छोड़ के श्वसन, ये जो श्वसन है इसका रासायनिक समीकरण क्या होगा। तो हमने आपको बताया था हमारे कोशिका में क्या होता है, ग्लूकोज, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है C6H12O6 ये होता है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग सांस के रूप में ऑक्सीजन को लेते हैं और वो ऑक्सीजन हमारे कोशिका में जाता है जहां पर ऑलरेडी ग्लूकोज होता है उसके साथ मिल जाता है, मिल के ऑक्सीजन मिलता है तो ऑक्सीकरण होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन मिल रहा है तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी ग्लूकोज के साथ ऑक्सीकरण करके हमारा क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग छोड़ते हैं। ऑक्सीजन ले लिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए। ठीक है, और साथ ही साथ जल का भी निर्माण होता है और इसी के साथ साथ हमारा मेन प्रोडक्ट ऊर्जा का भी निर्माण होता है। ये जो ऊर्जा है एटीपी के रूप में निर्माण होता है, किसके रूप में, एटीपी के रूप में। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब थोड़ा कुछ मुख्य बिंदु है जिसको समझना भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं। आप लोग इंग्लिश मीडियम से हो फिर भी समझ सकते हो, हिंदी मीडियम से हो फिर भी समझ सकते हो। ठीक है, चलिए जीवन क्रियाओं के संचालन के लिए, अगर जीवन में जितने भी क्रिया कर रहे हो, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम मुंह से बोल रहे हैं, आप देख रहे हो, हाथ से लिख रहे हो, ये सारी क्रियाएं हैं जीवन की। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता है। क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता है। और यह जो ऊर्जा है पोषण से प्राप्त होता है। पोषण मतलब पहले पार्ट में ही आपको समझाया है, यानी भोजन को ग्रहण करना और भोजन में जितने भी अच्छे अच्छे पोषक तत्व होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सारी चीजें, विटामिन, ये सारी चीजें पोषक से अपने अंदर रख लेना ही पोषक कहलाता है, पोषण कहलाता है। जैसे अगर हमने चावल खा लिया, क्या खा लिया, चावल खा लिया, तो चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो चावल को जब खाते हैं तो उस चावल का पाचन होता है, पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट को छाट कर बॉडी रख लेता है और बाकी बेकार की चीजों को बाहर निकाल देता है। तो यही हो जाता है हमारा पोषण। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा प्राप्त होता है किसके द्वारा होता है, पोषण के द्वारा। पोषण के द्वारा ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब कुछ अवशोषित कर लेता है। उसके बाद श्वसन भी हेल्प करता है। चलिए, जटिल भोजन सीधे ऊर्जा नहीं देता है। जटिल भोजन अगर डायरेक्ट चावल को हम लोग खा लिए तो डायरेक्ट चावल क्या हमको ऊर्जा दे देगा, नहीं देगा। जब तक उसमें से पोषक तत्वों को अपने अंदर खींचेगा नहीं और उस पोषक तत्वों को भी अलग अलग तरह से नहीं तोड़ेगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा, यानी श्वसन करके ऑक्सीजन लेके उसके साथ ऑक्सीकरण नहीं होगा, तब तक हमें क्या नहीं मिलेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगा। पहले उसका पाचन होकर सरल रूप में बदलना आवश्यक है। बात सही है। पचा हुआ भोजन उत्तकों द्वारा अवशोषित होकर ऊर्जा उत्पादन प्रयोग होता है। इन पचा हुआ भोजन से जितना भी पोषक तत्व होता है, पोषक तत्व मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीजें हमारे छोटी आंत जो होता है, छोटी आंत की जो भित्ति होता है उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए, ऊर्जा का उत्पादन भोजन अणुओं के ऑक्सीकरण से होता है। यानी फाइनली ऊर्जा का उत्पादन भोजन के जितने भी अणु होता है उसका ऑक्सीकरण होता है। देखिए भोजन का यहाँ पे ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण से हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिल गया, यही बोल रहा है। ठीक है, ऊर्जा का उत्पादन भोजन अणुओं के ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब O2 का जुड़ना, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करते हैं, कुछ और मुख्य बिंदु है जिसको हम लोग समझते हैं। मुख्य बिंदु क्या है, देखिए ऑक्सीकरण दो प्रकार से होता है, एक वायवीय और एक अवायवीय। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन दो प्रकार का होता है। वायवीय श्वसन जो वायु के उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन जो वायु के अनुपस्थिति में होता है। समझ में आ गया। अवायवीय श्वसन में ऊर्जा कम मात्रा कम मुक्त होती है। यानी अवायवीय श्वसन यानी जहां पे वायु नहीं होता है और वहां पे श्वसन किया जाता है तो उस परिस्थिति में ऊर्जा कम बनता है। जैसे मछली क्या वायु की उपस्थिति में श्वसन करता है, नहीं, वो जल से ही ऑक्सीजन लेता है।
समझ में आया? अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए, बात सही है। अगर मछली श्वसन कर रहा है तो उसके पास कम ऊर्जा प्राप्त होगा क्योंकि वह वायु की उपस्थिति में नहीं कर रहा है। वहीं पर अगर एक बाहरी जीव जैसे हम लोग इंसान अगर श्वसन कर रहे हैं, श्वसन हम भी करते हैं, श्वसन मछली भी करता है, दुनिया का हर जीव श्वसन करता है, पेड़ पौधा भी श्वसन करेगा, हर कोई श्वसन करता है लगभग लगभग। तो जितने भी जलीय जीव है उसके तुलना में जो स्थल वाले जीव है जो वायु से डायरेक्ट श्वसन करता है वो लोग ज्यादा ऊर्जा बनाता है। समझ में आ गया? चलिए, शरीर को ऑक्सीजन श्वसन द्वारा प्राप्त होता है। वेरी गुड। श्वसन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं में शामिल होता है। ठीक है, श्वसन क्या है? श्वसन ऊर्जा उत्पादन से रिलेटेड, ऊर्जा बनने में श्वसन का बहुत बड़ा योगदान है, बात सही है। कोशिकाओं में सामान्यतः तो ग्लूकोज, अब ये समझिएगा कोशिका में क्या क्या होता है। देखिए, कोशिकाओं में सामान्यतः ग्लूकोज, कभी कभी वसा, विशेष परिस्थिति में अमीनो अम्ल का ऑक्सीकरण होता है। यानी हमारा शरीर का जो कोशिका है, हर पार्ट में कोशिका से बना हुआ है। कोशिका जो है, कोशिका में ऑक्सीकरण किसका होता है? ग्लूकोज का सबसे ज्यादा होता है, मेनली ग्लूकोज का ही ऑक्सीकरण होता है। इसके बाद अगर कभी कभी वसा का भी हो जाता है, कभी कभी वसा का भी ऑक्सीकरण हो जाता है, और बाय चांस कभी कभी अमीनो अम्ल का ऑक्सीकरण होता है, ये बोल रहा है। ठीक है, चलिए, ऑक्सीकरण से रासायनिक बंधन टूटते हैं। ऑक्सीकरण से क्या होता है? रासायनिक बंधन टूटता है। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? कोई भी पदार्थ है उसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन कराना ही ऑक्सीकरण हो गया है। कोई भी यौगिक है उसके साथ ऑक्सीजन का अभिक्रिया करा दिए, इसी अभिक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण। कोई भी, जैसे यहाँ पे हमने ग्लूकोज के साथ कराया था C6, याद है आपको? थोड़ी देर पहले दिखाया था C6H12O6 प्लस 6O2, ऐसा ऑक्सीकरण कराया था। ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीकरण। ठीक है, चलिए, तो ऑक्सीकरण जुड़ने से क्या होता है? रासायनिक बंधन टूटते हैं। रासायनिक बंधन टूटना मतलब जैसे ये ग्लूकोज है, अगर इसके साथ अभिक्रिया है तो ये पूरा का पूरा टूटेगा। टूटेगा मतलब रासायनिक बंधन का ही तो तोड़ना हुआ, तो रासायनिक ऊर्जा मुक्त होता है। वेरी गुड। अब ये टूटेगा तो ऊर्जा मुक्त होगा, ऊर्जा मतलब एनर्जी मुक्त होगा। मुक्त ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित होते हैं। अब यहां से जो ऊर्जा प्राप्त होगा, यहां से जो ऊर्जा प्राप्त होगा, यानी थोड़ी देर पहले ही आपको दिखाए थे, तो यहां से जो ऊर्जा आएगा किस रूप में आएगा? एटीपी के रूप में। कौन सा, क्या नाम है? एटीपी। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसी के रूप में ऊर्जा हमारे शरीर में संग्रहित होता है, याद रखिएगा, किस रूप में? एटीपी के रूप में। आगे बताएंगे 32 अणु, 34 अणु ऊर्जा का, ये सारी चीजें आपको बताएंगे, आगे समझिएगा। फिलहाल देखिए, एटीपी के जलीय विखंडन से ऊर्जा प्राप्त होता है, बात सही है। एटीपी का जैसे यहाँ पे समझना जरूरी है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का सॉरी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ तो हमें एटीपी मिला। अब जब एटीपी का जल के साथ विखंडन होगा, किसके साथ? जल के साथ विखंडन होगा, टूटेगा, तो हमारा तत्काल ऊर्जा देगा। तत्काल ऊर्जा मतलब जो हमें चाहिए तत्काल बात करने के लिए, काम करने के लिए, तत्काल एनर्जी जो चाहिए। तो ये जो एटीपी है, जल के साथ जब विघटन होगा, क्या होगा? विघटन, यानी टूटेगा। विघटन मतलब टूटेगा, तो हमारा तत्काल ऊर्जा देगा। क्या देगा? तत्काल, तत्काल एनर्जी, तुरंत एनर्जी देगा। समझ में आ गया? चलिए, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझना चाहिए था, बहुत ही ज्यादा डीप में हम आपको समझा रहे हैं। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। ये जो है ऊर्जा मुद्रा है, करेंसी है, करेंसी, यानी इसको करेंसी कहा जाता है, ऊर्जा का करेंसी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं। आगे और भी कुछ चीजें हैं। श्वसन कितने प्रकार का होता है? तो श्वसन 2 प्रकार का होता है। श्वसन कितने प्रकार का होता है? इंपॉर्टेंट है। श्वसन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला श्वसन क्या है? वायवीय श्वसन। दूसरा श्वसन क्या है? अवायवीय श्वसन। ठीक है, वायवीय श्वसन क्या होता है इसके बारे में देखिए, 2 शब्द लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। वायवीय श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिकाओं के भीतर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि ग्लूकोज जैसे C6H12O6 प्लस 6O2 मिलके क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, 6CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, प्लस ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा 2 या 6 होगा, जो संतुलित करना होगा। खैर छोड़िए, मेन चीज फोकस कीजिए, मेन चीज इसको फोकस कीजिए। क्या बोला है कि ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होकर, ग्लूकोज ये क्या है? ग्लूकोज है, इसका नाम क्या है? ग्लूकोज। इसका नाम क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, ये जो ग्लूकोज है इसका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रहा है।
ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रहा है तो इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण। यानी ग्लूकोज का पूरा पूरा ऑक्सीकरण हो रहा है, इसी के साथ साथ हमें क्या मिल रहा है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, और साथ ही साथ अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, हो रहा है। इस प्रक्रिया का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य, ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण हो रहा है, इस प्रक्रिया का प्रथम चरण, यानी 2 चरण में यह क्रिया होता है। कितने चरण में? 2 चरण में। पहला चरण, दूसरा चरण। सबसे पहले कहां पे होता है? प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में होता है, साइटोप्लाज्म में, तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह श्वसन अधिकांश जीवधारियों में पाया जाता है। कहने का मतलब है ये जो टूटने का कार्य हो रहा है, ऊर्जा निकलने का कार्य हो रहा है, ये 2 चरणों में होता है। पहला चरण, पहला बार कहां पे होता है? कोशिका द्रव्य में। दूसरी बार कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये जो प्रक्रिया है अधिकतर स्तन जीवधारियों में होता है, अधिकांश जीवधारियों में होता है, जैसे इंसान, बकरी, गाय, इन सभी चीजों में ये प्रक्रिया होता है, वायवीय श्वसन होता है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक चीज आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। हाँ, 6CO2 और 6H2O है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। हमने, चलिए अब इससे रिलेटेड भी 2 शब्द हम लोग देख लेते हैं, मुख्य बिंदु देख लेते हैं। देख लीजिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का पूर्ण विखंडन होता है। अब पाइरूवेट क्या है भाई? पाइरूवेट ये कान सर दर्द है, ये भी जानना जरूरी है। देखिए, मान लीजिए ये पूरा का पूरा क्या है? ग्लूकोज है। खैर छोड़िए, अब दूसरा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए ये पूरा का पूरा चॉकलेट है। क्या आप इस पूरा का पूरा चॉकलेट को एक बार में खाइएगा या फिर तोड़ तोड़ के खाइएगा? तोड़ के खाइएगा। मान लीजिए इसको 2 भागों में आपने तोड़ दिया और फिर खाना शुरू कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए ये पूरा का पूरा ग्लूकोज है, इसको 2 भागों में तोड़ दिए तो ये भाग क्या हो जाएगा? पाइरूवेट, पाइरूवेट, और ये भाग भी क्या हो जाएगा? पाइरूवेट। समझ में आया? जब ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, यानी C6H12 C6H12O6 का 6O2 के साथ अभिक्रिया होता है, यानी ऑक्सीकरण होता है, तो 2 गो एटीपी होता है, 2 गो एटीपी का अणु मिलता है। एनर्जी, एनर्जी यानी ऊर्जा, एगो ऊर्जा, 2 गो ऊर्जा, 2 गो ऊर्जा का अणु मिलता है, यानी एटीपी का 2 अणु मिलता है। कितना अणु? 2 गो अणु मिलता है। कितना अणु? 2 गो अणु। फिर इसको तोड़ने के बाद जब पाइरूवेट को फिर से तोड़ा जाता है तो यहाँ पे 30 से 32, कितना? 30 से 32 एटीपी अणु प्राप्त होता है। समझ में आ गया? यानी ये थोड़ा मात्रा में ऊर्जा मिलता है, और जब पाइरूवेट का विखंडन होता है, विखंडन मतलब तोड़ा जाता है, तो 30 से 32 गो अणु मिलता है ऊर्जा का। यानी टोटल ये जो क्रिया हो रहा है इसमें 32-34 यानी 32 से 34 गो एटीपी अणु मिलता है, यानी ऊर्जा का अणु, एगो अणु, 2 गो अणु, 3 गो मिलके ऐसे करके करके 32 से 34 अणु मिलता है ये पूरा प्रक्रिया में। ठीक है, खैर इसके बारे में आगे बातचीत करेंगे हम लोग, फिलहाल आगे समझिए। समझ में आ गया? यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का पूर्ण विखंडन होता है, यानी इसको भी पाइरूवेट कहेंगे, इसको भी पाइरूवेट कहेंगे, दोनों को मिला देंगे तो ग्लूकोज कहेंगे। ठीक है, पाइरूवेट में 3 कार्बन होता है, पाइरूवेट में 3 कार्बन होता है, और ग्लूकोज में 6 गो कार्बन होता है। देखिए 6 गो कार्बन है, और यही पाइरूवेट में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रक्रिया में जल तथा अधिक मात्रा में रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है। वेरी गुड, जल का भी निर्माण होता है और अधिक मात्रा में ऊर्जा का भी निर्माण होता है। क्यों अधिक मात्रा में? देखिए 2 गो यहाँ पे, और यहाँ पे 30 गो होगा तो 32 गो, अगर 34 गो होगा तो 32 गो होगा तो 34 गो, यानी 32 से 34 एटीपी मिलता है। कितना? 32 से 34 एटीपी अणु मिलता है। ठीक है, चलिए मुक्त होता है। मुक्त ऊर्जा एटीपी अणु में संचित हो जाती है। एटीपी अणु जो बोले हम 32 से 34 एटीपी अणु के रूप में संचित मतलब इकट्ठा हो जाता है, भंडारण हो जाता है। ठीक है, एटीपी देखिए, ध्यान से देखिएगा, एटीपी के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा विभिन्न जीव क्रियाओं के संचालन में उपयोग होता है, और फिर जब एटीपी का विखंडन होता है तब जाके हमारे शरीर में एनर्जी, काम करने लायक एनर्जी आता है। ठीक है, चलिए, ओए होए होए होए, ये क्या हो गया? चलिए ठीक है। हाँ, अवायवीय श्वसन, अब हम लोग पढ़ेंगे अवायवीय श्वसन। अब हम लोग पढ़ेंगे अवायवीय श्वसन के बारे में। चलिए देखिए, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं?
अवायवीय श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। आंशिक विखंडन होकर ऊर्जा एटीपी का उत्पादन होता है उसे। देखिए सिंपल सी बात है, अगर वायु की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है यानी ग्लूकोज का रिएक्शन कराया जाता है, अगर वायु की उपस्थिति में ग्लूकोज का अभिक्रिया कराया जाता है तो वायवीय श्वसन। अगर वायु की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अभिक्रिया कराया जाता है तो अवायवीय श्वसन। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? जब वायु के उपस्थिति में ग्लूकोज का रिएक्शन कराइएगा यानी 6C6H12O6 आप प्लस ऑक्सीजन का अभिक्रिया करा दीजिएगा इसके साथ, तो हमारा लगभग पूरा क्रिया होने पर 32 से 34 एटीपी ऊर्जा निर्माण होता है। लेकिन वायु की अनुपस्थिति में अगर तोड़िएगा ग्लूकोज को, अगर वायु की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़िएगा तो मात्र 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होगा, यानी अवायवीय श्वसन में मात्र 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होगा। यही बात वह कहा गया है कि अवायवीय श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होकर ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। आंशिक विखंडन मतलब हल्का विखंडन होता है। जैसे ग्लूकोज में जितना एनर्जी है पूरा का पूरा एनर्जी खींच के बाहर नहीं निकाल पाता है, थोड़ा बहुत निकाल लेता है, बाकी सब वैसे ही रहता है बेकार, यानी आंशिक होता है। आंशिक मतलब थोड़ा सा विखंडन होता है। अवायवीय श्वसन में क्या होता है? थोड़ा सा विखंडन होता है और थोड़ा सा ऊर्जा मिलता है, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। चलिए अब कुछ मुख्य बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वेरी गुड, बात सही है। यह क्रिया कुछ ही जीवधारियों में पाई जाती है। वेरी गुड, जैसे कि मछली और जलीय जीव। अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कोशिका द्रव्य में ही होती है। वायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य पहले का देखिए, यहां से ऑब्जेक्टिव बनता है। वायवीय श्वसन में क्या था? वायवीय श्वसन, ये सब बुझा रहा है ना? श्वसन पहले कोशिका द्रव्य में होता था, पहला। दूसरा होता था माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। यह है वायवीय वाला। और अवायवीय वाला देखिए क्या लिखा है। अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया किसमें होती है? कोशिका द्रव्य में। सिर्फ इसी में होता है, कोशिका द्रव्य में ही होता है। जबकि वायवीय में दोनों में होता था, पहले इसमें होता था फिर इसमें होता था। ये श्वसन की प्रक्रिया पूरा का पूरा प्रक्रिया इस दोनों में होता था। देखिए अवायवीय श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है, यानी सिर्फ इसमें होती है, और वायवीय का दोनों में होता है। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए एक बार आप लोग, तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लिया है, थोड़ा सा बातचीत भी हो जाए अब, है ना? बातचीत ये होना चाहिए। सच में बोलिएगा, आप में से कौन कौन से स्टूडेंट है जो हमारे पूरा क्लास को देखता है शुरू से लेकर अंत तक? क्या कोई है आप में से जो गर्व से कह सके जी गुरुजी हम शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को देखते हैं? क्या कोई ऐसा लड़का है? अगर कोई ऐसा बेस्ट स्टूडेंट, होनहार बच्चा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट देख के छोड़ देते हैं, ठीक है? और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये भी कर रहे हैं, 15,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए आप लोग, थोड़ा सा दोस्त वगैरह के साथ शेयर कर दीजिए। अब हम इतना ज़्यादा खट रहे हैं आप लोगों के लिए, इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, क्या हो जाएगा शेयर करने से, है ना? तो कर दीजिएगा। दिल कहता है जान से उठते कदम। चलिए कुछ और पॉइंट्स है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसमें किसमें, यानी अवायवीय श्वसन क्या है? वायवीय श्वसन है। अच्छा चलिए, इसमें वायवीय श्वसन नहीं, इसमें मतलब अवायवीय श्वसन में, किसमें? अवायवीय श्वसन में, ठीक है। अवायवीय श्वसन में वायवीय श्वसन की तुलना में कम ऊर्जा मुक्त होती है, बात वही है। वायवीय श्वसन में 32 से 34 गो एटीपी ऊर्जा का कण उत्पन्न होता है, निकलता है, जबकि अवायवीय में मात्र 2 ही एटीपी ऊर्जा का कण निर्माण होता है।
समझ में आ गया, यानी बहुत ज्यादा गैप है। C6H12O6 इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, का अंशतः विखंडन होता है। सही बात है, अंशतः मतलब हल्का ही विखंडन होता है, किसमें, अवायवीय श्वसन में, यानी जितना एनर्जी इसके अंदर है उसका एक छोटा सा हिस्सा ही उपयोग में आता है, किसमें, अवायवीय श्वसन में, ठीक है। और जबकि वायवीय श्वसन में लगभग लगभग पूरा यूज हो जाता है ग्लूकोज का, ठीक है। इस प्रकार के श्वसन में यानी अवायवीय श्वसन में क्या होता है, क्या क्या निर्माण होता है, जैसे वायवीय श्वसन में आपने देखा है कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है और साथ ही साथ ऊर्जा का निर्माण होता है। तीन चीजों का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा वायवीय श्वसन में। तो अवायवीय श्वसन में भी तो कुछ निर्माण होगा भाई, है ना। तो देखिए अवायवीय श्वसन में इथेनॉल क्या बनता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और साथ ही साथ ऊर्जा तो बनता ही है, ऊर्जा के साथ साथ इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमारे शरीर में पायरुवेट, देखिए बोल रहे हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अगर ऑक्सीजन का अनुपस्थिति हो, ऑक्सीजन ना हो तो पायरुवेट, पायरुवेट जो है यानी 3 कार्बन वाला, ये पायरुवेट कितने कार्बन वाला होता है, 3 कार्बन वाला, तो ये लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। कौन से अम्ल का, लैक्टिक अम्ल का, यानी ऑक्सीजन की अगर अनुपस्थिति हो, ऑक्सीजन की अगर अनुपस्थिति हो तो पायरुवेट क्या बनाएगा, लैक्टिक अम्ल बनाएगा, और लैक्टिक अम्ल के कारण ही हमारा बॉडी कभी कभी दर्द करता है, बहुत ज्यादा दर्द करता है ना जी कभी कभी, इसी लैक्टिक अम्ल के कारण, जिसके कारण शरीर में दर्द एवं ऐंठन होता है। समझ में आया, यही लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है और हमारा बॉडी बहुत ज्यादा दर्द करता है। समझ में आ गया, चलिए आगे देखिए किण्वन क्या है। अब एक एग्जांपल आपको देंगे तो आप लोग जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। पहले जो दारू बनाया जाता था, हालांकि अभी भी शायद इसी प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, ये जो दारू है शायद किण्वन पहले या अभी इतना एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन बनाया जाता था इस प्रक्रिया द्वारा। अच्छा, इसको बाद में हम आपको बताएंगे पूरा क्या है किण्वन, इसको याद रखिएगा आप लोग दारू के बारे में, ठीक है। चलिए छोड़िए, खैर टॉपिक पे वापस आइए। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से पायरुवेट इथेनॉल, क्या, इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। कह रहा है कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, जब ऑक्सीजन का अनुपस्थिति हो तो ग्लूकोज का आंशिक विखंडन, मतलब ग्लूकोज को हल्का विखंडन किया जाता है, हल्का फल्का तोड़ा जाता है, तो क्या निर्माण होता है, पायरुवेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, विखंडन से पायरुवेट इथेनॉल, पायरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, पायरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और जो ये निर्माण होने की जो प्रक्रिया है, ये जो काम है, प्रक्रिया मतलब जो काम है, हो रहा है, बन रहा है, इसी काम को कहते हैं किण्वन कहते हैं। और ये जो किण्वन की प्रक्रिया है ईस्ट में होता है, ईस्ट नामक एक जीव होता है उसमें होता है, जो सामान्यतः ईस्ट में होता है। किसमें होता है, ईस्ट में होता है। समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। कुछ मुख्य बिंदु है, इसको समझना जरूरी है। किण्वन एक अवायवीय प्रक्रिया है। क्या है, अवायवीय प्रक्रिया। यह प्रक्रिया सामान्यतः इष्ट तथा कुछ सूक्ष्म जीवों में पाई जाती है। सूक्ष्म जीव मतलब जिसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। बात वही है, एक ही चीज को 2 बार 3 बार लिख दिया गया है। ग्लूकोज का आंशिक विखंडन मतलब हल्का विखंडन। इस प्रक्रिया में केवल 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। देखिए हम आपको पहले ही बताए थे, यानी अवायवीय श्वसन में कितना एटीपी का निर्माण होता है, 2 गो, वायवीय में 32 से 34 गो। तो सोचिए कितना ज्यादा हो रहा है, बुझाइल। यानी इसमें 2 एटीपी एनर्जी निकल रहा है, 2 एटीपी, मात्र 2 एटीपी एनर्जी निकल रहा है। इसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। वही बात, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आ गया, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। पौधों में श्वसन, ये जो श्वसन होता है, श्वसन क्या सिर्फ इंसानों में होता है या सब में होता है? तो बात है कि श्वसन जो है इंसानों में भी होगा, पौधों में भी होगा, मछली में भी होगा, केचुआ में भी होगा, कुत्ता बिल्ली सब में होगा। समझ में आया? तो पौधों में श्वसन कैसे होता है और पौधे श्वास के रूप में क्या ग्रहण करता है, लेता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः विसरण द्वारा होता है। विसरण क्या होता है? विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है, इसका एक सिद्धांत होता है, एक प्रक्रिया होता है। जैसे मान लीजिए ये पानी है, क्या है, ये पानी है, और इस पानी में एक पौधा है, ठीक है। अब इस पानी में दाब ज्यादा होगा और ये जो पौधा है इसमें दाब कम होगा।
दाब मतलब प्रेशर, प्रेशर किसमें ज्यादा प्रेशर होगा, प्रेशर, तो इस पानी में ज्यादा प्रेशर होता है तो इसमें से ऑक्सीजन निकल के इसके अंदर चला जाता है, इसमें से पानी से ऑक्सीजन निकल के, सबको पता है पानी में ऑक्सीजन होता है, तो इस पानी में विसरण का एक नियम होता है, जहां पे उच्च दाब होगा, ज्यादा दाब होगा, वहां से हमेशा निकल के कम दाब वाले क्षेत्र में जाना चाहेगा। ठीक है, मान लीजिए ये एक बक्सा है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा गैस है, और यहाँ से अगर दाब डालिएगा, यहाँ से अगर दाब डालिएगा तो ये यहाँ से इसमें जाना चाहेगा कि नहीं, बताइए। तो ये पौधा है, इसके चारों ओर पानी है, और पानी के दबाव के कारण ऑक्सीजन हमेशा बाहर निकलना चाहता है, तो बाहर इसमें घुस जाता है, पेड़ में। ठीक है, विसरण, यही क्रिया द्वारा पौधे श्वास लेते हैं, और पौधे जो श्वास लेते हैं, श्वसन होता है पौधे में, जरूरी नहीं सिर्फ पत्तियों से ही हो, आगे हम लोग बात करेंगे। गैसों का प्रवेश मुख्यतः रंध्र, वात रंध्र, अंतर कोशिका स्थानों से होता है, यानी इन सभी स्थानों से पौधों का गैसों का आदान प्रदान होता है। समझ में आ गया? चलिए, जड़ मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित हवा से ऑक्सीजन ग्रहण करता है, पत्तियों से भी, टहनियों से भी, उसके साथ साथ जड़ों से भी ऑक्सीजन का ग्रहण करता है पौधे। याद रखिएगा, आज के बाद मत भूलिएगा, ये मत सोचिएगा कि पौधे सिर्फ पत्तियों से ही ऑक्सीजन लेगा, से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। ठीक है, क्या कह रहा है, जड़ें मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित हवा से ऑक्सीजन ग्रहण करती है, ये बात बहुत जरूरी है, और बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि पौधे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही लेता है। अब चर्चा करने का टाइम है कि कार्बन डाइऑक्साइड कब लेता है और ऑक्सीजन कब लेता है। कई बार हमें यह बताया जाता है कि बाबू रात को पेड़ पौधों के नीचे मत सोया करो, कोई भी पेड़ के नीचे मत सो रात को। क्यों मत सो? दरअसल बात यह है कि पेड़ पौधा जो है दिन में क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, क्योंकि दिन में पेड़ पौधे को क्या मिलता है, सूर्य का प्रकाश। अगर कोई पेड़ है, मान लीजिए ये एक पेड़ है, ठीक है, ये क्या है, एक पेड़ है, चलिए पेड़ बहुत ही अच्छा पेड़ बन गया है, ठीक है जैसा भी पेड़ बने, ये एक पेड़ है, ठीक है। जब ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा, किसका, प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया करेगा, संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा, तब जाके ये क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। तब ये प्रकाश संश्लेषण करेगा, सॉरी, जब ये प्रकाश संश्लेषण करेगा तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड लेगा बाबू। लेकिन प्रकाश संश्लेषण करने के बाद इसमें भोजन के रूप में क्या स्टोर होता है, C6H12O6। देखिए, समझिएगा ध्यान से, जब ये प्रकाश संश्लेषण दिन भर प्रकाश संश्लेषण करता है, दिन भर प्रकाश संश्लेषण करने के बाद अपना भोजन फाइनली बना लेता है, और जैसे हम लोग अपना भोजन क्या, रोटी दाल चावल बनाते हैं, तो ये भी फाइनली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके क्या बना लेगा, ये ग्लूकोज बना लेगा। क्या बना लेगा, ग्लूकोज बना लेगा। बुझाइल? दिन भर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेके ये लोग क्या बना लेगा, ग्लूकोज बना लेगा, यानी अपना भोजन बना लेगा। अब जब रात होता है तब तो सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीरे धीरे खत्म हो जाता है, यानी खाना बनाने की प्रक्रिया ये लोग बंद कर देते हैं। अब जब खाना बनाने की प्रक्रिया बंद हो जाएगा तो ये लोग क्या करेगा, अब वायुमंडल से ऑक्सीजन खींचेगा। ऑक्सीजन काहे खींचेगा, क्योंकि पेड़ पौधे को भी तो चाहिए ना भाई, एनर्जी चाहिए कि नहीं, एनर्जी हर जीव को चाहिए, हर जीव को एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहां से मिलेगा, ये जब टूटेगा, इसका जब ऑक्सीकरण होगा, ये जब ऑक्सीकरण के साथ रिएक्शन करेगा, ये जब ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण से ही तो ऊर्जा प्राप्त होता है ना, हमने पीछे भी पढ़ा है। यानी हमारे शरीर में भी होता है, मछली में भी होता है, पेड़ पौधा में भी होता है। तो रात को ये ऑक्सीजन खींचता है, ऑक्सीजन खींच के ग्लूकोज के साथ क्रिया करता है, ग्लूकोज के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, और इससे हमारा निर्माण होता है ऊर्जा। इससे क्या हो जाएगा, हमारा ऊर्जा, और ऊर्जा के साथ साथ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलता है। इसीलिए बोला जाता है रात को पेड़ पौधे के नीचे मत सोया करो। कभी कभी हमारे पूर्वज बोलते हैं, क्योंकि एक तो हम लोग ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, तो उतना जगह जो है ये पेड़ का आसपास पूरा जो है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाता है और हमें श्वास लेने में दिक्कत हो जाता है। कई बार पेड़ पौधों के नीचे रात को सोने से हमें श्वास से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगता है। क्यों होता है, यही कारण है बाबू। बुझाइल? तो हमारा जो ये गलत फहमी है कि पौधे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ये गलत फहमी यहीं पे दूर होता है। समझ में आ गया? बताइए, कितना मस्त तरीके से हम आपको समझाए हैं, मजा आया ना?
सच बताइएगा, मजा आया या फिर नहीं आया? ये जो बात है आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी जीव है उसे एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कब आएगा? जब हमारे अंदर उपस्थित ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीकरण करेगा, ऑक्सीकरण करने से ऊर्जा बनेगा, ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। ठीक है। और ऑक्सीजन जो है पेड़ पौधे कहां से लेते हैं? पत्तियों से, टहनियों से, जड़ों से, हर जगह से, बॉडी के हर पार्ट से ऑक्सीजन लेता है, हर पार्ट से बॉडी का। ठीक है। तो देखिए, जड़ों के मूल रोम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ठीक है। जड़ से भी ऑक्सीजन लिया जा सकता है। पुरानी जड़ों में मूल रोम नहीं होते। कई बार पौधे के जड़ सड़ जाते हैं या फिर पुरान हो जाते हैं, तो वहां से ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, इसलिए उनमें गैसों का आदान प्रदान वात रंध्रों द्वारा होता है, वात रंध्रों द्वारा होता है। ठीक है। जड़ों में लंबे समय तक जल जमाव। अच्छा, कई बार खेत में ये कहा जाता है रे बारिश के कारण कि बबुओ खेत में पानी जम गइल बा, जो पानी छोड़ा के आओ। काहे बोला जाता है कि पानी छोड़ दो, पानी ज्यादा नहीं जमाओ? जब खेत में जल पटाया जाता है, पानी पटाया जाता है, तो ज्यादा पानी क्यों नहीं जमाया जाता है? पता है आप लोगों को? क्योंकि जब जल पूरा पानी से जड़ पूरा ढक जाएगा तो ऑक्सीजन जड़ कहां से लेगा? जड़ ऑक्सीजन कहां से लेगा? हमारा बॉडी है तो नाक से सांस लेते हैं, नाक से ऑक्सीजन लेते हैं। ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को भी, बहुत ज्यादा मजा आएगा। सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़िए, हमारे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझिए, तब मजा आएगा। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस गया फेफड़ा में, फेफड़ा में खून साफ होता है, खून में होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है और पूरा बॉडी में रक्त के साथ घूमते रहता है। यानी यहां से सांस लिए पैर तक पहुंच गया, हर जगह तक चला गया। लेकिन पेड़ पौधा में तो ऐसा सिस्टम नहीं है, इसलिए पेड़ पौधा का हर एक बॉडी पार्ट सांस लेता है, हर एक बॉडी पार्ट से ऑक्सीजन लेता है। हर एक बॉडी पार्ट से जब ऑक्सीजन लेता है तो हर एक बॉडी पार्ट में ग्लूकोज का विखंडन होता है। समझ में आया? और सोचिए जरा सा कि ऑक्सीजन अगर जड़ तक नहीं जाएगा तो जड़ सड़ेगा या नहीं? जड़ सड़ेगा या नहीं? जड़ सड़ेगा। और जड़ सड़ेगा तो क्या पूरा पेड़ पौधा जीवित रहेगा? पूरा पौधा जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। इसीलिए जब भी जल जमता है तो जल छुड़ा दिया जाता है, क्योंकि जड़ भी सांस ले सके, जड़ भी सांस ऑक्सीजन ले सके, जड़ भी ऑक्सीजन ले सके। समझ में आ गया? ठीक है। अगर आपको विश्वास ना हो तो जल जमाकर देख लेना। एक पौधा लेना, उसको लगाना, उसके पूरा जड़ को भर देना पानी से, देखिएगा कुछ ही दिन में वो मर जाएगा। ठीक है। चलिए, जलीय पौधे जल में घुली ऑक्सीजन को विसरण द्वारा ग्रहण करते हैं। यही प्रक्रिया विसरण मतलब, देखिए ये जल है, ये जल है, जल में ऑक्सीजन ऑलरेडी उपस्थित होता है। जो जलीय पौधा होता है तो उसकी संरचना अलग होता है, जलीय पौधों का संरचना अलग होता है। तो इसमें जो प्रेशर होता है, दाब होता है, दाब किसी चीज को दबाए, प्रेशर दिए, वही दाब, इसमें जो दाब होता है बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन, तो गैस का एक आदत है, गैस का आदत क्या है? अगर दाब डालिएगा तो कहीं ना कहीं से भागने का कोशिश करेगा, अगर यहाँ से अगर दाब डालिएगा तो ये कहीं ना कहीं भागने का कोशिश करेगा ऑक्सीजन। ठीक है। तो जड़ यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जड़ है और जड़ में दाब कम होता है। पेड़ पौधा का जो जड़ है पानी की अपेक्षा में इसका दाब कम होता है, तो कम होता है तो ऑक्सीजन यहाँ से जड़ में घुस जाता है। बुझाइल? चलिए, और साथ ही साथ एक छोटा सा टॉपिक क्लियर कर देना चाहते हैं, हालांकि नहीं है यहाँ पे जो जड़ है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन के बाद फिर से क्या होगा? ग्लूकोज के साथ ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण के बाद ऊर्जा मिलेगा, इस जड़ को भी ऊर्जा मिलेगा, और इस जड़ को ऊर्जा के साथ साथ फिर तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा ना भाई। तो कार्बन डाइऑक्साइड कुछ तो प्रकाश संश्लेषण में यूज हो जाता है, और कुछ जो है फिर यहाँ पे जब बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जड़ में हो जाता है तो ये जड़ से भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। क्योंकि जब बहुत ज्यादा जड़ में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा तो जड़ का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, जड़ से बाहर निकलना चाहेगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बाहर निकलना चाहेगा, तो ये पानी में ही बाहर निकल जाएगा, ऊपर बुलबुले की तरह बाहर निकल जाएगा। ठीक है। चलिए देखिए आगे, देखिए दिन में श्वसन से बनी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में हो जाता है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। वेरी गुड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है दिन में क्या हो जाता है? प्रकाश संश्लेषण के काम में आ जाता है, और प्रकाश संश्लेषण होकर फिर से ऑक्सीजन दिन में छोड़ना शुरू कर देता है। वेरी गुड। रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों द्वारा बाहर निकलती है। रंध्र द्वारा, यानी पत्तियों का जो छिद्र होता है उसको रंध्र कहा जाता है। पत्तियों का जो छिद्र होता है उसको क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पौधा है, पौधे का विभिन्न भाग है, कैसे क्या होता है देख लीजिए, कैसे क्या होता है। वायु स्थान, यानी कहां से वायु जाता है इसके अंदर, जड़ में कैसे जाता है देख लीजिए, कैसे जो है अलग अलग जगह से जाता है। ये बीच वाला भाग है पौधा का, ये पत्ती में कैसे ऑक्सीजन जाता है देख लीजिए, ये बीच वाला पौधा का जो बीच वाला भाग है उसमें कैसे जाता है? छाल द्वारा। ठीक है। और जड़ में कैसे ऑक्सीजन जाता है वो भी दिखाया गया है, सारी चीजें यहाँ पर दिखाया गया है, आप लोग देख सकते हो। चलिए
कितना मजा आ रहा है पढ़ने में, है ना। हमको भी मजा आ रहा है क्योंकि आप लोग इतना ज्यादा प्यार से बोलते हो ना कमेंट सेक्शन में, बहुत मजा आता है। देखिए कमेंट सेक्शन पढ़ के बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन और ज्यादा मजा तब आता है जब एक एक स्टूडेंट 4-4 को 5-5 को कमेंट करता है, दिल खुश हो जाता है, गार्डन गार्डन हो जाता है। हमको लगता है अगर लाइक करने का, अगर एक से ज्यादा लाइक करने का एथी मिलता, बटन होता, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अकेला 100 को लाइक करता। समझ में आया। चलिए अब देखिए आगे 90% लाना है तो ऐसे ही पढ़ना होगा। रट्टा मत मारिएगा आप लोग, बहुत ज्यादा रट्टा मत मारिएगा। जब हम लोग क्वेश्चन आंसर कराएंगे तब क्वेश्चन आंसर को याद कीजिएगा। इसको सिर्फ समझने में ध्यान दीजिए, इसको ज्यादा समझने में ध्यान दीजिए। एक बार 2 बार वीडियो देख लीजिए, 2 बार देख लीजिएगा तो दिमाग का भूसा भूसा निकल जाएगा, पूरा दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, बोला जाता है ना पूरा दिमाग में भूसा भरल बकारे, तो सब भूसा उसा सब निकल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अगर 2 बार वीडियो देख लिए तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा मन करे तो। देखिए अब बात करते हैं जंतुओं में श्वसन। पेड़ पौधा के बारे में सीख लिए, हम लोग इंसानों में सीख लिए, बाकी जंतुओं में भी थोड़ा सा सीखते हैं, देखते हैं, जानते हैं, है ना। जंतुओं में श्वसन, जंतुओं में सामान्यतः 3 प्रकार के श्वसन होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का श्वसन होता है। पहला श्वास नली या ट्रैकिया, गिल्स तथा फेफड़ा। ठीक है, ये 3 प्रकार से होता है। देखिए श्वास नली या ट्रैकिया से किसमें होता है? कीटो, कई प्रकार का कीट पाया जाता है, जैसे कि टिड्डा, तिलचट्टा, इन सब में श्वसन श्वास नली द्वारा होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव आता है। कीटों में गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से नहीं होता है, जैसे इंसानों में रक्त के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है ऑक्सीजन का। कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन को बांधने वाला कोई रंजक नहीं पाया जाता। जैसे इंसानों के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, और जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ चिपक जाता है, चिपक के पूरा बॉडी में टहलता है। ठीक है, तो कीटों में वैसा नहीं होता है, यही बोला गया है। चलिए आगे देखिए, हमको है ना पढ़ाते पढ़ाते ये सब याद हो गया है। जब हम पढ़ते थे आप लोगों जैसा तो याद करते थे, भूलते थे, आप लोग जैसे भूलते हो। तब हमको समझ में आया कि काहे भूलते हैं, काहे कि बार बार रट्टा मारते थे, रट्टा बार बार मारते थे, बार बार भूलते थे। उसके बाद जब समझना शुरू कर दिए, समझने के साथ साथ याद करना शुरू कर दिए, तब जाके भूलना बंद हो गया। ठीक है, तब जाके हम एक बार देख लेते हैं ना तो सब समझ में आ जाता है। तो वैसे ही आप लोग भी पहले समझिए, पहले ही रट्टा मत मारिए। जैसे मूवी देखते हैं, एक बार फुल मूवी देख लीजिए, उसके बाद लिख लिख के पढ़िए। देखिए समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा। ठीक है, नोट्स वगैरह जो भी बना रहे हो आप लोग। देखिए अब गिल्स के बारे में बात होगा। ठीक है, गिल्स विशेष प्रकार के श्वसन अंग है। विशेष प्रकार के श्वसन अंग है, क्यों है ये विशेष? क्यों है? क्योंकि बाकी सब जीव तो साला डायरेक्ट ऑक्सीजन से ले लेगा, लेकिन मछली इतना अथी है, इसमें सोचिए जरा कैसा है दिमाग, कैसा भगवान ने सिस्टम बनाया। हम कभी सोचते हैं ये कोई सा जीव बना दिया भगवान कि डायरेक्ट पानी से खींच के ऑक्सीजन ले रहा है। हमको समझ में नहीं आता था, बहुत सोचते थे हम जब 10th में थे ना, इस बहुत ज्यादा ये प्रश्न प्रॉब्लम करता था हमको। टीचर से पूछते थे, टीचर बताता नहीं था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था। क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमारा एक ही सिद्धांत है, अगर कोई क्वेश्चन फंस गया तो हम अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बुक पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता। अब जब 10th में थे तो कितना दिमाग ही होगा बताइए, खुद समझ के, खुद पढ़ के खुद समझेंगे तो तब तो नहीं क्लियर हुआ था, अब आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। गिल्स क्या होता है? एक विशेष प्रकार का अंग है। तो विशेष क्यों कहा गया? क्योंकि ये डायरेक्ट जल से निकाल के ऑक्सीजन ले लेता है। ठीक है, जो जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। हम सोचते थे पता है क्या, कि जल में ऑक्सीजन कहां से आता है? जल, ऑक्सीजन तो होता है गैस और जल तो होता है तरल, तो ये ऑक्सीजन जल से कैसे आ जाता है? ऐसे ही सोचते रहते थे। तो आप लोग ऐसा बस सोचिएगा, H2O, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है। जब 2 गो हाइड्रोजन और 1 गो ऑक्सीजन को मिला दीजिएगा तो वो जल बन जाएगा तरल के रूप में। ठीक है, जब जल में ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो क्या बताइए, तो ये ऑक्सीजन को छाट नहीं पाएगा? मछली छाट लेगा। चलिए आगे देखिए, मछलियों में श्वसन के लिए गिल्स होना एक प्रमुख विशेषता है। सही बात है, गिल्स द्वारा होने वाले इस प्रकार के श्वसन जलीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फेफड़ा के बारे में। फेफड़ा से कौन सांस लेता है बताइए तो? फेफड़ा से कौन सांस लेता है?
बार बार गला सूख रहा है। चलिए ध्यान से देखिएगा, हम इंसान हो गया या फिर स्तनधारी जितने भी जीव है, लगभग लगभग सारे जीवों में फेफड़ा से लिया जाता है। स्तनधारी जंतुओं जैसे कि मनुष्य में श्वसन जो है फेफड़ा द्वारा होता है। बात सही है, फेफड़ा सबको दिखाएंगे आगे। वर्ग रेप्टिलिया जैसे सर्प, वर्ग रेप्टिलिया जैसे सर्प, छिपकली, कछुआ और मगरमच्छ में भी श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है। बात सही है। पक्षियों में भी श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है। ठीक है, किस किस में फेफड़ा द्वारा होता है देख लीजिए। चलिए आगे बढ़िए। अब एक छोटा सा चित्र है, 3D चित्र, अलग अलग देख सकते हो, है ना। देखिए इसमें दिखाया गया है, इसके द्वारा हो रहा है ना। अच्छा, इसमें दिखाया गया ये जो गलफरा है इसके द्वारा, ये जो है इंसानों में दिखाया गया है फेफड़ा द्वारा। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन पूछा था, कौन सा हृदय छोटा होता है, कौन सा बड़ा होता है। ये जो राइट हैंड है, राइट हैंड वाला फेफड़ा बड़का होता है, लेफ्ट हैंड वाला फेफड़ा थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पे मानव का हार्ट होता है, हार्ट, हृदय होता है, हृदय। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा चित्र कौन किस में होता है, थोड़ा सा आपको भी चित्र देखने में मजा आएगा। अब देखिए मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र में कौन कौन सा पार्ट आता है इसको भी जानना जरूरी है। तो देख लीजिए कौन कौन सा पार्ट है, याद रख लीजिएगा पार्ट का नाम। पहला पार्ट का नाम क्या है, नासिक छिद्र, यानी जिससे हम लोग श्वास अंदर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, स्वर यंत्र जिससे हमारा आवाज निकल रहा है, जिसको लैरिक्स भी कहा जाता है। श्वास नली या ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग कहलाते हैं। यानी ये जितने भी अंग है, एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, इस टोटल मिलके क्या कहाएगा, श्वसन अंग। ठीक है, नासिक श्वसन तंत्र का वह अंग है जिसके द्वारा वायु शरीर में प्रवेश करती है और बाहर निकलती है। नाक से श्वास अंदर भी जाता है, बाहर भी निकलता है। ठीक है, स्वर यंत्र या लैरिक्स से हमारा आवाज निकलता है। ये क्या होता है, श्वसन तंत्र का वह भाग जो श्वास नली के ऊपर स्थित होता है और ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य करती है। ठीक है, ध्वनि, हम लोग का जो ध्वनि उत्पन्न होता है इसी के कारण उत्पन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। मनुष्य के श्वसन अंग कौन कौन से हैं? श्वास नली श्वसन तंत्र की वह नली है। एक मिनट, ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, कुत्ता भौंक रहा है, अगर आप लोगों तक आवाज आ रहा होगा तो थोड़ा सा इग्नोर मारिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के श्वसन अंग कौन कौन से हैं, ये तो शायद अभी बताए हैं आप लोगों को। अच्छा फिर देख लेते हैं, श्वास नली या ट्रैकिया, पहला क्या दिया गया है, श्वास नली या ट्रैकिया। श्वास नली श्वसन तंत्र की वह नली है जो स्वर यंत्र, फेफड़ा, जोड़ती और वायु, समझा है ना, नहीं समझा है ना, चलिए खैर छोड़िए। श्वास नली श्वसन तंत्र की वह नली है, यानी श्वास नली क्या है, वह नली है जो स्वर यंत्र, जहां से ध्वनि निकलता है, और फेफड़ा को जोड़ता है। ये जो पूरा फेफड़ा है इस साइड होता है, ये वाला फेफड़ा के बारे में बात हो रहा है, इसको जोड़ता है किससे, जहां से ध्वनि निकलता है, उसको जोड़ने वाले को श्वास नली कहते हैं। ठीक है, फेफड़े श्वसन तंत्र के मुख्य अंग है, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है फेफड़ा है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, यानी फेफड़ा से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे ही हम श्वास लिए, कहां से गया, यहां से अंदर गया, ये बात तो सबको पता है, यहां से अंदर भी जाता है, यहां से बाहर भी आता है। ये जो जगह है, ये यहां से हमारा ध्वनि निकलता है। ठीक है, जिसको हम लोग लैरिक्स भी कहते हैं, स्वर यंत्र भी कहते हैं या फिर लैरिक्स भी कहते हैं। श्वास नली या ट्रैकिया, ठीक है, इसको कहते हैं। इसके जस्ट नीचे देखिए, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे एक जगह है, उसको श्वास नली या ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो है, ये आगे चल के देखिए अलग अलग हिस्से में डिवाइड हो गया, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रोकांस। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फूल जैसा कुछ बना हुआ है, देखिए यहाँ पे फूल जैसा कुछ दिख रहा है, इसी को कहते हैं वायु कोष्ठ। ठीक है, और ये जो है ये फेफड़ा है, ये जो है यही है हमारा फेफड़ा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा चीज बाकी है, अभी भी 4 पेज अभी भी बाकी है। देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। श्वसन 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। श्वसन कितने क्रियाओं का सम्मिलित रूप है, 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। कितने क्रियाओं का, 2 क्रियाओं का। प्रच्छ्वास और उच्छ्वास। प्रच्छ्वास क्या होता है, तो देखिए वातावरण से ऑक्सीजन
युक्त हवा को नासिक के माध्यम से फेफड़े में ग्रहण करने की प्रक्रिया, यानी वातावरण से ऑक्सीजन को लेकर फेफड़ा तक पहुंचाना ही क्या हो गया हमारा प्रच्छ्वास। ठीक है, अच्छा ये क्या होगा, फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना हो जाएगा उच्छ्वास। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, अभी बस लास्ट टॉपिक है, थोड़ा बहुत है, देख लीजिए। उच्छ्वास किसे कहते हैं, तो फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को नासिक के माध्यम से बाहर निकालने की प्रक्रिया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने वाली प्रक्रिया क्या कहेगा, उच्छ्वास। और ये दोनों क्रिया अगर एक साथ हो गया, ऑक्सीजन लेना कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एक साथ कर दीजिएगा तो हमारा हो जाएगा श्वासोच्छ्वास। ठीक है, आप लोग उच्चारण कर लीजिएगा। ठीक है, इसी को जब दोनों श्वसन की दो अवस्थाएं प्रच्छ्वास तथा उच्छ्वास मिलकर श्वासोच्छ्वास कहलाती है। ठीक है, जब दोनों क्रिया एक साथ होगा तो ये कहलाएगा, उच्चारण आप लोग कर लीजिएगा। अब अगर आपको बोले मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तो आप इसको चित्र बना सकते हो। मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तो इसको आप लोग बना सकते हो। और पाचन तंत्र का भी ऑलरेडी बता दिए हैं आपको, अमीबा के बारे में भी बता दिए हैं, तो इससे रिलेटेड चित्र आएगा तो आप लोग बना सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ठीक है, मनुष्य के ट्रैकिया की लंबाई लगभग 11 सेंटीमीटर तथा व्यास लगभग 16 मिलीमीटर होता है। ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये एक नली है, कौन सा नली है, ट्रैकिया, ट्रैकिया नली है, तो यहां से इसकी जो छेद का जो मोटाई है ये हो जाएगा 16 mm मिलीमीटर। ठीक है, और लंबाई जो होगा क्या होगा, 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, यही बोला गया है। ठीक है, मनुष्य के फेफड़े में लगभग 7 गुना 10 के पावर 8 वायु कोष पाए जाते हैं। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में, बाया फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है ताकि हृदय के लिए स्थान बन सके। बाया वाला इधर हृदय होता है, हार्ट होता है, तो यहाँ पे यहाँ वाला फेफड़ा थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, इसलिए हृदय का अधिकांश भाग बाई ओर होता है। फेफड़े के ऊपर 12 जोड़ी पसलियां होता है। फेफड़ा के ऊपर जो होता है, जो यहाँ पे जो फेफड़ा है, फेफड़ा के ऊपर 12 जोड़ा क्या है, पसलियां पाया जाता है। लाल रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोजन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। क्या बोल रहा है, लाल रुधिर में क्या उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन होता है। रुधिर में क्या होता है, लाल रुधिर, रुधिर मतलब रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, फेफड़े रक्त को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। फेफड़ा क्या करता है, रक्त को शुद्ध करता है। समझ आ गया, जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करता है तो कार्बोमिनी, देखिए कार्बो होगा शायद यहाँ पे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया होगा, कार्बोमिनी हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्बो, जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो कार्बोमिनी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, अब ये है लास्ट पेज, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव आएगा। देखिए, मेंढक अलग अलग जंतुओं एवं उनके श्वसन अंग। मेंढक का श्वसन अंग त्वचा होता है, फेफड़ा भी हो सकता है। ठीक है, कीट का श्वास नली, टैडपोल गलफरा, स्तनधारी जीव फेफड़ा, मछली में गलफरा, केचुआ में त्वचा। ठीक है, हाइड्रा में क्या होता है, शरीर की सतह, अमीबा में क्या होता है, कोशिका झिल्ली। इस प्रकार से आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक आध क्वेश्चन आ जाता है। साथ ही साथ ये बोला है प्रश्वास, थोड़ी देर पहले पढ़े, एक सांस लेना एक सांस छोड़ना, तो इसमें नाइट्रोजन 78% होता है जब लिया जाता है, ऑक्सीजन 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% अंदर लेने की क्रिया को ही हम लोग निश्वासन या प्रश्वास कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो 78% नाइट्रोजन ही चला जाता है, 21% ऑक्सीजन जाता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है 0.03%। ठीक है, और जब हम लोग निकालते हैं तो निकालते समय 78% हम लोग क्या निकालते हैं, नाइट्रोजन निकालते हैं, और ऑक्सीजन 17% निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 4% बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया है। एक और पार्ट आएगा जब आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस एक पार्ट आएगा और पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए चार पार्ट में ला रहे हैं हम लोग। बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा। ठीक है, यदि पूरे बायोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर यही है। अगर 95% टारगेट है तो हमको डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पार्ट 3 भी कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 4 एक और पार्ट आएगा, उसको देख लीजिएगा, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे आप लोगों को। ठीक है,
तो अगर यहाँ तक किसी ने वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप भी हमें थोड़ा-सा हेल्प कर दीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कुछ गीला शिकवा हो तो हमसे। और रही बात, कुछ बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मांगते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। कुछ बच्चे बिना देखे ही डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में चले जाते हैं। वीडियो देखिए तो ना पता चलेगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक होगा, लिंक से जाकर जुड़ जाइए, टेलीग्राम वगैरह सब कुछ का। और इस वीडियो के बाद हम लोग जितने भी सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, बहुत कुछ क्वेश्चन आपको डाल देंगे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।